नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद विशिष्ट प्रोग्राम जिसका नाम है धरती धुरारी। मैं अनुराग आप सभी का आपको आज मैं जिससे मिलवाने जा रहा हूँ वो राजस्थान के बड़े जाने माने व्यक्ति हैं। देखिए, जाने माने ऐसे, एक तो उनके कार्य का क्षेत्र बहुत बड़ा है और दूसरा कार्य करते के साथ साथ वो एक बेहद क्रिएटिव, बेहद सृजनात्मक व्यक्ति भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के आईएएस जनाब श्री टीकम चंद बोहरा साहब की। टीकम चंद साहब का आपका इस प्रोग्राम में आप पधारे, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। टीकम साहब का मैं जैसे बता रहा था आपको कि आप आईएएस हैं, आप राजस्थान वित्त विभाग के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी हैं। देखिए, आंकड़ों के साथ खेलते 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 कब मुड़ गए क्रिएटिव की तरफ, कब आप लिखने लग गए, कब एक राइटर बन गए, शायद खुद भी नहीं मालूम होगा। तो मैं जो आपसे बात करूंगा आज श्री टीकम चंद बोहरा जी का, टीकम चंद बोहरा से लेकर के टीकम अंजाना तक बनने के सफ़र के बारे में बात करेंगे हम लोग। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले ये बताएं सर कि आपका बचपन कहाँ से बीता और कैसे गुजरा? मैं मूलतः अजमेर ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म अजमेर, मेरा ननियाल में हुआ और पुष्कर के पास में एक छोटा सा गांव है डुंगरियाँ खुर्द जी। जब मेरा जन्म हुआ करीब 300-400 लोगों की आबादी रही होगी वहाँ की जी। तो वहाँ उस छोटे से गांव में मैं पला पड़ा हूँ जी। और मेरे पिताजी मोहनलाल जी एक मेहनत कश इंसान थे, खेती करते थे जी। और चुनाई का काम करते थे जी। माताजी खेती के काम में सहयोग देती थी, गृहिणी थी जी। तो उनके एक छोटे से आंगन में मैं पला पड़ा हूँ जी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे माता पिता ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए और जिनकी बदौलत मैं आज आपके सामने हूँ। बहुत बढ़िया सर। तो मतलब मैं ये कहूँ कि होनहार बिरवान के हो चीकने पात, या मैं ये कहूँ कि गुदड़ी में लाल, तो आप पे बात चरितार्थ होती है। तो आपकी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आपका जीवन और शिक्षा बहुत प्रेरणादायी है। देखिए, शिक्षा की जहाँ तक बात है, बचपन से ही मुझे पढ़ने का शौक़ था जी। मेरे घर से 20 कदम की दूरी पे ही मेरा गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। आज है वो मिडिल स्कूल बन चुका है जी। तो पढ़ने का मुझे शौक़ था और मैं जब 4 साल का था तभी मैं स्कूल जाने लग गया था जी। तो चूँकि उस समय विद्यालय में एडमिशन के लिए 6 साल की उम्र होना जरूरी था जी। तो हमारे गुरुजी ने इसी जीवन काल में पुनर्जन्म करके 4 को 6 साल का बना दिया। और पढ़ने का इतना शौक़ था कि मैं हमेशा कक्षा में प्रथम स्थान पर आया करता था। और जब आगे पढ़ने की रुचि थी तो गुरुजी ने भी कहा कि बेटा तुम्हें पढ़ना चाहिए जी। तो उनकी गुरुजी की प्रेरणा से फिर मैंने सेकेंडरी स्कूल के लिए हमारे गांव की पंचायत कड़ेल में जी। हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर थी जी। सर, मैं बीच में रोकूंगा, माफ़ी चाहूँगा आपको। एक मेरे दिमाग में प्रश्न कौन रहा है, आपने कहा कि पढ़ने का आपको शौक़ था, तो क्या बचपन में ये मैं मान लूँ और दर्शकों को बता दूँ कि आप पढ़ाकू किस्म के थे या थोड़ी बहुत शरारतें जो स्कूल में होती हैं, अगर कुछ की हो आपने तो वो भी ज़रा साझा करें हमारे साथ? ज़्यादातर तो मैं पढ़ाई की तरफ ही मेरा ध्यान था। और उस समय के जो छोटे मोटे खेल होते थे जैसे कबड्डी हुआ, खो खो हुआ, और ये गुल्ली डंडा होता था, सतोलिया होता था, 3 टांग की दौड़ हुआ करती थी, उसमें हम लोग खेला करते थे। और 3 टांग की जो दौड़ होती थी उसके अंदर तो मैं अक्सर फर्स्ट आता था। मेरे एक साथी हुआ करते थे मोती नाम के, मेरे सहपाठी, तो उनके साथ हम 3 टांग की दौड़ किया करते थे। तो खेलने में जो स्थानीय जो खेल होते थे उनमें भाग लेते थे, लेकिन ज़्यादातर समय हमारे पढ़ने के अंदर हम डिवोट करते थे। समय का प्रबंधन बचपन से ही ठीक से था, तो खेलने के साथ साथ पढ़ाई पर पूरा ध्यान था। आपने अपने मित्र का नाम लिया जिनका नाम बताया श्री मोती, तो अभी वो कहाँ पे हैं? अभी वो तो खेती बाड़ी करते हैं, गांव में ही हैं जी जी। अगर मोती जी हमारी इस इंटरव्यू को, हमारी वार्ता को सुन रहे हों तो देखिए कि आपका जिक्र आया है और आपके अभिन्न मित्र ने अपनी बचपन की उस याद को साझा किया है जो उन्होंने आपके साथ गुजारी थी। सर, आगे बताएं, आप कड़ेल के बारे में कुछ कह रहे थे। कड़ेल में क्या हुआ कि जब वहाँ मैं पढ़ा करता था तो हमारे कड़ेल के ही स्कूल के हेडमास्टर साहब थे जी, श्री मदन लाल जी प्रजापति साहब जी, जिनको मैं अपने लिए ईश्वर के तुल्य मानता हूँ। तो उन्होंने शायद मुझ में कुछ देखा होगा और वो मुझे हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहते थे। और टेक्स्ट बुक तो सभी पढ़ते हैं जी,
वो मुझे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो कॉरेस्पॉन्डेंस का कोर्स ला के देते जी, एडिशनली टेक्स्ट बुक्स और ला के देते और मुझे कहते बेटा पढ़ो, और हमेशा मोटिवेट करते थे कि टीकम तुम्हें तो मेरिट में स्थान लाना है। जी जी जी। और इस मोटिवेशन के साथ में एक मेरे सहपाठी थे सतीश पारिक, कड़ेल के थे। सतीश पारिक, हाँ, उनको तो याद भी नहीं है कि उन्होंने कभी मुझे चैलेंज दिया, लेकिन वो मजाक मजाक में कहा करते थे कि टीकम के मेरिट नहीं, इसके तो नहीं आ सकती। तो सतीश जी पारिक आप अगर सुन रहे हैं तो देखिए, उनको याद नहीं है, उनको मैंने जिक्र भी किया और एक सोवेनियर में मैंने ये लिखा भी था। जी जी। तो उनको बुरा लगा कि मैंने कब कहा, मैंने कहा सतीश आपने किसी जेलसी से नहीं कहा, आपने एक मजाक के लहजे में कहा, लेकिन मैंने उसको चैलेंज के रूप में लिया। और परिणाम ये रहा कि राजस्थान बोर्ड की 1985 की जब कॉमर्स का रिजल्ट आया तो उसमें पूरे राजस्थान में मेरी चौथी पोजीशन थी मेरिट में। क्या बात है सर, चौथी पोजीशन राजस्थान बोर्ड 1985। देखिए ये शुरुआत होती है अच्छी शिक्षा का, अच्छे संस्कारों का जो प्रभाव जीवन में पड़ता है। तो टीकम सर, ये कोई ख़ास विषय था आपका जिसमें आपको लगता था कि भाई यही पढ़ना है, या ऐसा हुआ कि आप कॉमर्स की तरफ स्वतः ही मुड़ गए? नहीं, कॉमर्स के पीछे तो वजह यह थी कि मैं स्कूल में टॉपर था, लेकिन पिताजी के कोई दूर के रिश्तेदार थे तो वो कहीं बैंक में सर्विस करते थे जी। तो उनके लिए सबसे बड़ा आदर्श वही था कि मेरा बेटा भी बैंक में सर्विस करे जी। मेरे परिवार में पहला पढ़ा लिखा मैं हूँ जी। अच्छा। और मेरे गांव का पहला ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट ही मैं हूँ। देखिए, तो हमारी जो परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों में हमें ये लगता था कि यदि हमें कुछ करना है, इन हालातों से बाहर निकलना है, तो हमारे पास क्या साधन, हमारे पास पैसा था नहीं कि जिससे हम कोई इंडस्ट्री कर सके जी। हमारा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल कोई बैक था नहीं जी। तो एकमात्र ये प्रेरणा थी कि नहीं, हमें शिक्षा एक ऐसी सीढ़ी है जिसको हम किसी भी मंजिल की तरफ ले जाएंगे तो वो हमें मंजिल तक पहुंचा देगी। तो इस अंत्य प्रेरणा से और हमारे जो गुरुजनों के मार्गदर्शन से अध्ययन की ओर हमने बहुत ध्यान दिया, और उसी की बदौलत ये रही कि गुरुजी की प्रेरणा से फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में भी मेरी पूरे राजस्थान में 9वीं पोजीशन थी। क्या बात है सर, क्या बात है। तो अध्ययन के प्रति एक समर्पण भाव था, और एक वही वजह थी जो मुझे हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने के लिए, वो मेरा फाउंडेशन का हमेशा उसने काम किया। फिर आपने उसके बाद कॉलेज में कहाँ, जयपुर आए या अजमेरी रहे आप? मैं जब हायर सेकेंडरी पास आउट कर लिया था, उसके बाद में तो पिताजी ने तो पढ़ाने से मना कर दिया था। वो मजदूरी करते थे, खेती करते थे जी। तो उन्होंने तो कहा कि भाई हमारे गांव में देख, कोई अपने बस्ती में तो कोई 11वीं पास भी नहीं है, बस्ती तुमने यहाँ पढ़ लिया। तो मैं एसटीसी करने के लिए मसूदा जा रहा था, अजमेर के पास, अजमेर में मसूदा, अजमेर के पास, अजमेर के जी। तो गुरुजी के पास गया, वो डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी अटेस्टेड कराने के गुरुजी मतलब मदन लाल जी प्रजापति साहब के जी। उन्होंने क्या बोला, नहीं टीकम तेरे को तो आगे पढ़ना है। मैंने कहा पिताजी ने मना कर दिया और कहा एसटीसी कर लो, साल भर बाद में कहीं जॉब लग ही जाएगा टीचिंग में जी। तो गुरुजी ने उस समय कहा, बोले तू जो ही वहाँ मत जाना, तेरे पिताजी से हम बात करेंगे। तो मुझे आज भी वो दृश्य याद है, यजदी मोटरसाइकिल पे गुरुजी मदन लाल जी प्रजापति साहब और तत्कालीन सरपंच साहब महेंद्र सिंह जी कड़ेल जी, तो वो दोनों आए और मेरे घर के पास मेरे पिताजी शाम के समय मजदूरी से आ रहे थे कि साइकिल लेकर के जी। मैं वहीं रोका, यजदी मोटरसाइकिल पे खड़े खड़े उन्होंने बात की और मेरे पिताजी से कहा कि नहीं देख, तेरे बेटे ने बड़ा नाम किया है, जिसको तू आगे पढ़ा। तो पिताजी पे उन्होंने मोरल प्रेशर डाला और कहा कि तू केवल हाँ कर दे, बाकी हम करेंगे सब। क्या बात, क्या बात। तो मैं गुरुजी का आज भी कृतज्ञ हूँ, सदैव रहूँगा जी, कि गुरुजी की प्रेरणा से मुझे एक तो मेरिट स्कॉलरशिप मिलती थी जी, और एक मैं रिजर्वेशन कैटेगरी से आता हूँ तो एक मुझे एससी की स्कॉलरशिप मिलती थी जी। और पाली में कड़ेल के जनरल मैनेजर थे मोहनलाल जी गुप्ता साहब जी, वो हमारे गुरुजी के मित्र थे जी। तो उस समय वो मुझे 2000 रुपये प्राइवेट स्कॉलरशिप देते थे, बुक्स, स्टेशनरी, सारी चीज़ें मुझे प्राइज़ के रूप में मिलती थी। ऐसे करके मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और आगे पढ़ाई का रास्ता प्रशस्त हुआ। क्या बात। जीवन एक दोराहा है, आप किस दोराहे पे जा रहे हैं और कब कौन कहाँ मिल जाए, कब कौन आपकी बाँह पकड़ ले, आपका हाथ थाम ले, आपको राह दिखा दे, वही दिशा, वही राह आपके जीवन भर आपके काम आती है। यही टीकम साहब के साथ हुआ। उनके प्रिंसिपल साहब
एक दिन घर पहुँचे और उन्होंने उनके पिताजी को समझाया कि इनको आगे पढ़ना है। देखिए ज़रा सा फासला था, यहाँ से रास्ता दो फट रहे थे, आप शायद कुछ और कर रहे होते पर नियति को ये मंजूर था। तभी तो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो फिर उसके बाद सर जब आप कॉलेज में पढ़ने के लिए गए तो आपने फिर कॉमर्स में किया, मैं समझता हूँ। बिल्कुल, मैंने कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स डिग्री के साथ में किया। बीकॉम ऑनर्स, हाँ, बहुत बड़ी बात होती है तुम दिनों में सर। हाँ, ऑनर्स डिग्री, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर का माना हुआ कॉलेज, हम उसको शॉर्ट में GCA के नाम से कहते थे। और उसके बाद में फिर मैंने MCOM भी किया ABST से, अकाउंटेंसी से। मीनवाइल जब मैंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम पास आउट किया तो मेरे एक मित्र हैं अजमेर में जी, रमेश चौहान, उनके भाई भवन लाल जी चौहान साहब PG कर चुके थे उस समय, और वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे थे जी जी। तो उनके घर मेरा आना जाना था, तो उन्होंने मेरा बैकग्राउंड देख करके कहा कि आप भी तैयारी करो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जी। तो हमने सबसे पहले बैंक का एग्ज़ाम क्रैक किया, उसमें स्टेट में हम टॉप किया, और ज्वाइन करना चाह रहे थे तो फिर गुरुजी के पास गए जी, तो गुरुजी ने फिर मना किया, बोले नहीं। देखिए फिर वही दोराहा, फिर वही हाथ पकड़ने वाली बात। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कदम कदम पे गुरुजी ने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हारी मंजिल कुछ और है। और गुरुजी चाहते थे कि मैं कहीं कॉलेज में प्रोफेसर रीडर बनूं। क्या बात है। इस भावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हें PG करना है। मीनवाइल मैंने ग्रेजुएशन के बाद में LIC में सर्विसेज भी एक दो जगह ज्वाइन की, लेकिन समर वेकेशन में ज्वाइन करते जी, और उसके पश्चात वापस कॉलेज में एडमिशन ले लेते जी। तो गुरुजी की प्रेरणा से ही मैंने PG किया, और PG करने के पश्चात मैंने RPSC का सिलेक्ट किया जी, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप, और UGC का जो नेट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वह भी मैंने क्वालिफाई किया। सर पर ये बड़ी दिलचस्प बात है, कहाँ एक STC, कहाँ एक लेक्चरशिप, या कहाँ फिर एक प्रोफेसर बनना या शिक्षक बनना, इन सब को छोड़ करके प्रशासनिक सेवा में आना, ये कैसे संभव हो पाया? ये अनुराग जी, ये अकस्मात हुआ। अकस्मात इसलिए हुआ कि जब 10+2 का सिस्टम लागू हुआ जी, तो उस समय कॉमर्स में लेक्चरर्स की ऑलरेडी एक्सेस थे, वांट्स नहीं थी, वैकेंसी नहीं थी जी जी। अच्छा, अब वैकेंसी नहीं थी तो फिर क्या करें? फिर हमने सोचा कि उस समय जो कॉलेज प्रोफेसर या लेक्चरर्स के लिए एडमिशन का जो प्रोसेस था, उसमें आपके जो सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, ऑनर्स, उनके सबके परसेंटेज का वेटेज जुड़ा करते जी जी। तो उसको जब मैंने कैलकुलेशन करके देखा, मैंने कहा जब कभी वांट्स आएगी अपना सिलेक्शन तो वैसे हो जाएगा। 2 बार मेरिटोरियस कॉलेज के टॉपर रहे हैं जी, हाँ, ऑनर्स डिग्री के एडिशनल मार्क्स हैं। पर आपको उसके लिए इंतजार करना था कि कब वैकेंसी निकले, और कब हाँ, तो वो वैकेंसी के बगैर तो संभव ही नहीं था। तो फिर हमने सोचा जब कभी वांट्स निकलेगी तो उधर जाएंगे। मीनवाइल RS का ये वैकेंसी पब्लिश हुई, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एप्लीकेशंस वगैरह इन्वाइट किए गए जी, हमने अप्लाई कर दिया जी, और फिर उसमें अप्लाई कर दिया और फिर उसकी तैयारी में लग गए जी। बाकी फिर इतिहास है, बाकी फिर इतिहास है। बीच में LIC में मैंने फिर से सिलेक्शंस भी हुआ जी। जब RS की वैकेंसी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी जी, उस समय मैं LIC सुजानगढ़ में असिस्टेंट के पद पे कार्यरत था। जब आप RS बने वो कौन से साल की बात है? RS और पहली पोस्टिंग कहाँ थी? एग्ज़ाम तो हमने 92 में दिया था, 93 में इसका रिजल्ट आया जी, और रिजल्ट आया तो ओवरऑल जो जनरल की मेरिट में थी उसमें मेरी 17th पोजीशन थी RS के एग्ज़ाम में भी जी। और उस समय मैं LIC ऋषभदेव में था, और जब मैं एग्ज़ाम इंटरव्यू दे करके गया, उसके अगले दिन जा करके मैंने रेजिग्नेशन दे दिया था। ये 94 के आसपास की बात, ये 93 की बात है। सर ये तय है सर कि आपके जीवन में आप माताजी का प्रभाव है, पिताजी का प्रभाव है, आपके गुरुजी मदन लाल जी प्रजापत साहब का प्रभाव है। एक व्यक्ति और हैं जिनका आपके जीवन में बहुत विशिष्ट प्रभाव पड़ा है, और उनका प्रभाव आप ही के जीवन पे नहीं अपितु मेरे जीवन पे, हमारे समाज पे, इस पूरे भारत पे, इस पूरे विश्व पे। वो व्यक्ति और कोई नहीं, राष्ट्र निर्माता, एक संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता, समाज सुधारक, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका भी आपके जीवन पे बहुत प्रभाव रहा है। कुछ अंबेडकर साहब के बारे में बताइए, और किस प्रकार उन्होंने आपको प्रभावित किया, ये भी बताइए सर। देखिए, हम जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं वैसी ही पृष्ठभूमि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की भी। मार्जिनलाइज सेक्शन की बात, मार्जिनलाइज जी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास में न तो कोई कैपिटल,
न हमारा कोई पॉलिटिकल बेस, न कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बेस, तो फिर हमारे पास में हमारी ताकत क्या हो सकती है? शिक्षा बन गई। हमारी ताकत शिक्षा हो सकती है। और बाबा साहब का पहला ही ध्येय वाक्य शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। तो हमने प्रेरणा वहीं से ली कि शिक्षा ही एक वो कुंजी है जिससे बहुत सारे तालों को खोला जा सकता है। सही बात है, और सबके लिए है सर, वो सबके लिए, और वो केवल किसी एक ही कम्युनिटी विशेष के लिए नहीं, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड मैं कह सकता हूँ कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि यदि हम शिक्षित होते हैं तो हमारा क्षेत्र कोई भी हो, चाहे हम पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, चाहे लिटरेचर की बात करें, चाहे डिफरेंट प्रोफेशनल्स, चाहे डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, प्रोफेसर्स, किसी की भी बात कर लीजिए, हर क्षेत्र में शिक्षा ही वह कुंजी है जिसके माध्यम से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये बताएं सर, जैसे कि आपको उन्होंने प्रभावित किया, आपने फिर उनके जीवन का अनुसरण किया, आपने भी शिक्षा हासिल की, बहुत 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 बड़ी बात है। पर मेरा जो प्रश्न आपसे ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का आप योगदान, एक तो देखिए संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि डॉक्टर साहब का जो इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा योगदान है, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर, या कहूँ तो मैं विश्व की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। आप उसको किस प्रकार परिभाषित करते हैं, ये बताएं। देखिए, बाबा साहब को ज़्यादातर लोग एक ही सामाजिक की क्रांति के अग्रदूत के रूप में देखते हैं जी, लेकिन बाबा साहब का व्यक्तित्व इतना विशाल है, और उसमें एक ही मजेवी अर्थशास्त्री का भी उनका कैरेक्टर है, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जिसके आधार पर हिल्टन यंग कमीशन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 1935 में स्थापना की। जी, मैं एक मिनट में चाहूँगा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो टीकम सर कह रहे हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जिस किताब को बाबा साहब ने लिखा था, वो किताब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का, बनने का आधार थी। तो ये बाबा साहब का देखिए अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान हो जाता है। सर, बाबा साहब का जो जीवन है वह न केवल एक अच्छे अर्थशास्त्री थे, वे बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, बहुत बड़े दर्शन शास्त्री थे जी, मानव शास्त्र के वे अध्येता थे जी, वो उन्होंने सभी दुनिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया, वे 9 भाषाओं के ज्ञाता थे 32 उनको अलग अलग विषयों के अंदर डिग्रियां हासिल की है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है जो भारत के पहले वही व्यक्ति थे जिन्होंने डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि मिली जी। उसके पश्चात हमारे राष्ट्रपति साहब को एक ये डीएससी की डिग्री मिली जी। तो कहने का तात्पर्य कि डॉक्टर साहब, बाबा साहब का यदि हम जीवन पढ़ें तो उसको पढ़ते पढ़ते व्यक्ति प्रेरित होने से बच ही नहीं सकता। और वो इतने मानवतावादी थे कि उनके जीवन में उन्होंने सबको स्थान दिया, सबको समान रूप से देखा, तो कोई भी व्यक्ति उनके जीवन को पढ़ करके प्रेरित हुए बगैर रह ही नहीं सकता। ये तो सर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, और बल्कि उचित होगा कि अपने दौर में बाबा साहब हिंदुस्तान में शायद सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे। अवश्य, बिल्कुल। देखिए, ये उनका बाबा साहब का प्रभाव था, ये उनके जीवन में शिक्षा का प्रभाव था। वो इतने विवेकशील थे, इतने इंटेलिजेंट थे, इतने होशियार थे कि उस दौर में, और ये भी तय है सर कि कहा जाता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत कम थे। नहीं थे, उनके बराबर कोई नहीं थे। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिन सामाजिक परिस्थितियों के बीच में संघर्ष करके बाबा साहब ने अपना जीवन बनाया और करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी, तो वो अपने समय के कालजयी थे। वो वीर विजयी, वो कालजयी। क्या बात सर, मैंने इसीलिए उनको राष्ट्र निर्माता कहा है। वो वीर विजयी, वो कालजयी, वो रुख धारा का मोड़ गया, अपनी कलम के वार से वो घट भेदभाव के फोड़ गया। क्या बात है। वो वीर विजयी, वो कालजयी। तो वो अपने समय के कालजयी हैं। और वो अब देखिए आप कि जब उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जहाँ वो पढ़े, वहाँ पर उनकी स्टैचू लगी हुई है। उनके जन्म दिवस को वर्ल्ड नॉलेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। उनकी जो सार्वभौमिक वैश्विक जो मान्यता है, इससे स्वतः स्पष्ट है कि वो भारत की एक पहचान के रूप में जाने जाते हैं। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो एक बॉडी है, वो ये भी मानती है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसा प्रतिभावान और होशियार स्टूडेंट बहुत कम आए हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर। और हम उसी की बात क्यों करें, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात भी करें सर, वहाँ पर भी जिस हिसाब से अम्बेडकर साहब को देखा जाता है, जो उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई की है, जैसा उन्होंने वहाँ पे काम किया है। देखिए, इकोनॉमिक्स में PhD करना
कोई आम बात नहीं थी और उस दौर में। और बाबा साहब ने जो काम किया है पीएचडी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, वो बहुत ही मौलिक काम है, ओरिजिनल काम किया था उन्होंने। तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इन सब जगह पे बाबा साहब ने अपना परचम लहराया। उन विषम परिस्थितियों में रहने के बाद वहाँ तक पहुँचना किसी व्यक्ति के लिए आसान नहीं था, ये बाबा साहब ने किया है। सर, आपने बाबा साहब के ऊपर, चूँकि मैं अब दूसरा आपके पक्ष के बारे में बात करूँगा, ये तो टीकम चंद बोरा साहब के बारे में बात हुई। टीकम अंजाना आप जो बने, वो आपने, खैर इसके दौरान बीच में आपने फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट पे, बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट कहा जाता है फाइनेंस, उस पर आपने फाइलें घिसी, फाइलों पे कलमें चलाई हैं और पॉलिसीज़ बनाई हैं, ये किया है। ये तो एक अलग बात हो जाती है, सरकारी काम था आपका, आपको करना पड़ा। टीकम अंजाना बनने की शुरुआत कब और कैसे हुई सर? देखिए, टीकम अंजाना की जब हमें स्कूल में पढ़ा करते थे तो दोस्तों में आपस में टीजिंग होता ही रहता है, तो एक दूसरे को टीज करने के लिए तुकबंदी किया करते थे जी। तो वो जो तुकबंदी की आदत थी वो पता नहीं कब कविता के रूप में परिवर्तित हो गई, मैं भी उसको पक्का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना मुझे ज़रूर याद है कि हम दोस्तों में आपस में जब हम टॉन्टिंग किया करते थे तो उसमें इस तुकबंदी लगा करके टॉन्टिंग किया करते थे। अच्छा, मिसाल के तौर पे? मिसाल के तौर पे जैसे एक हमारे क्लास के अंदर एक दोस्त थे जी, तो अब आपको नाम उनका याद है? और शायद हमारा प्रोग्राम सुन भी रहे हैं तो उनका नाम भी ले लिया जाए। हाँ, हमारे एक दोस्त हैं कि हनुमान नामा जी, और एक सुखदेव हैं जी। तो आपस के अंदर जब हम कोई बातचीत करते थे तो तुक मिलाकर के ही बात किया करते थे। अच्छा। तो तुक मिलाकर बात करते थे, तो उस तुकबंदी को मुझे नहीं मालूम कि मेरे भीतर क्या था, लेकिन हमारे उस समय हिंदी के टीचर थे भगवती प्रसाद जी शर्मा साहब, तो उन्होंने मुझे फिर हमारा जो एक शून्य कालांश होता था उसमें उन्होंने मुझे कविता में रखा। तो यद्यपि मुझे लिखने का शौक नहीं था और न मेरे को कोई गायन का शौक था जी, लेकिन उन्होंने भी मेरे भीतर कुछ संभवतः देखा होगा जी। तो फिर वो जो कविता का जो अंकुर था वो कहीं भीतर था जी। फिर वो परिस्थितियां देख करके फिर अंकुरित हुआ, फिर पल्लवित हुआ, फिर आप जैसे मित्रों ने हमारी हौसला अफजाई की तो कुछ आगे मन किया, प्रेरणा बनी जी, जी। और फिर समय के साथ साथ में हमारे जो अनुभव बढ़ते गए, विषयांतर भी होते गए, विविध विषयों के ऊपर लिखने का मौका मिला। और चूंकि हम सबका माँ के प्रति बहुत अटैचमेंट होता ही होता है, सबका होता है, मेरा भी था जी। तो उस अटैचमेंट को माँ के प्रति श्रद्धा और सम्मान देते हुए पहली पुस्तक आई भी थी जो माँ के हाथों से ही विमोचित हुई है, माँ से प्यारा नाम नहीं। माँ से प्यारा नाम नहीं। सर, मैं उस किताब पे भी आऊँगा और बाकी की अन्य कृतियों पर भी आऊँगा, पर चूंकि बात मैं आपके बारे में कर रहा हूँ, चूंकि बात हम बाबा साहब के बारे में भी कर रहे हैं, तो मेरा सा मानना है कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा होगा बाबा साहब के बारे में भी। बाबा साहब के ऊपर तो बहुत सारी रचनाएं हैं। कविता है, गद्य है या पद्य है? कविताएं तो भी हैं, जैसे मैंने राजस्थान में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है जी जी। तो राजस्थानी में सुनाए सर, हमारा प्रोग्राम धरती दोहरारी राजस्थान में है, बिल्कुल ठेठ राजस्थानी में सुनाया जाए। बाबा साहब पे मैंने एक कविता लिखी थी संविधान के ऊपर जी, कि आ तो सगड़ो देश चलावे, आ तो सगड़ो देश चलावे, ईरो संविधान नाम कहावे, रचना बाबारी हो महिमा बाबारी। क्या बात? रचना बाबारी हो महिमा बाबारी। क्या बात? तो ये जो बाबा साहब की जो रचना है वो हम सबको हक दिलाती है। जी हाँ, बिल्कुल दिलाती है, और जस्टिस की बात करती है, इक्वलिटी की बात करती है, भाईचारे की बात करती है, आगे बढ़ने की बात करती है। कुछ आपने हिंदी में लिखा हो उनके बारे में? हाँ, हिंदी में भी लिखा, जैसा अभी मैंने बताया कि वो वीर विजयी वो काल जयी। ये पूरा सुनाइएगा सर प्लीज। वो वीर विजयी वो काल जयी, वो रुख धारा का मोड़ गया, अपनी कलम के वार से वो घट वर्णवाद के फोड़ गया। क्या बात? विश्व रत्न महामानव ने भारत का संविधान लिखा। क्या बात? वो भारत रत्न ही नहीं थे, वो विश्व रत्न के लायक। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने, बहुत अच्छी बात बोली कि विश्व रत्न महानायक ने भारत का इतिहास लिखा, न्याय समानता मानवता का उसमें प्यारा रूप दिखा। क्या बात? बाबा साहब चाहे किसी भी वर्ग से आते हों, लेकिन उनकी मानवतावादी जो सोच थी वो संविधान में भी रिफ्लेक्ट होती है, वो उनके व्यवहार में भी रिफ्लेक्ट होती है। विश्व रत्न महामानव ने भारत का संविधान लिखा, न्याय समानता
मानवता का उसमें प्यारा रूप दिखा, इतिहास के सुनहरे पन्नों पर वो अमिट निशानी छोड़ गया, वो वीर विजयी वो काल जयी, वो रुख धारा का मोड़ गया, अपनी कलम के वार से घट भेदभाव के फोड़ गया। शोषित पिछड़े लोगों को सबके सम अधिकार दिया। उन्होंने ऐसा नहीं किसी वर्ग विशेष, उन्होंने नारियों को भी समान अधिकार दिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो नारी समानता के पक्षधर थे। और एक दौर और था सर जिसमें कि जब काम करने घंटे 12 या 13 होते तो उन्होंने 8 घंटे का काम कर दिया था। देखिए, जब लेबर लॉज में बहुत काम किया था। ब्रिटिश सरकार में श्रम मंत्री थे तो उन्हीं की बदौलत 14 घंटे जो काम के थे उसको घटा करके 8 घंटे किया, 1942 की बात। बहुत बड़ी बात है सर। महिलाओं को जो मातृत्व अवकाश है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। बिल्कुल ठीक। बहुत कम लोगों को मालूम है। प्रॉपर्टी में अधिकार, प्रॉपर्टी में अधिकार ये उन्हीं की देन है। महिलाओं को बराबर अधिकार देने के लिए उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री के पद को ठुकरा दिया। क्या बात है। उन्होंने विरोध स्वरूप अपना पद छोड़ दिया। क्या बात। वो कितने न्याय समानता के पक्षधर थे कि शोषित पिछड़े तबकों को सबके सम अधिकार दिया, उन्हें मानव का सम्मान दिया और बड़ा उपकार किया। भारत की गौरव गाथा का वो वंचित से नाता जोड़ गया, वो वीर विजयी वो काल जयी, वो रुख धारा का मोड़ गया, अपनी कलम के वार से वो घट भेदभाव के फोड़ गया। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। मैं अब सबसे पहले जैसे आप जिसकी बात कर रहे थे, मैं वो किताब माँ से प्यारा नाम नहीं, ये किताब मेरे हाथ में है, कविता संग्रह है आपका माँ से प्यारा नाम नहीं। ये आपकी पहला पुस्तक था आपका, ये जो कि बना है। इसमें से कुछ कविताएं हैं जो मैं चाहूँगा कि आप, चूँकि माँ पे लिखा है आपने, तो मैं पढ़ के सुनाऊँ अपने दर्शकों को। ये किताब है, जैसे आप इसको देखेंगे एक बार, माँ से प्यारा नाम नहीं। देखिए माँ के प्रति क्या भक्ति है आपकी, किस प्रकार से आपने माँ को अपनी आदरांजलि प्रस्तुत की है। उसमें लिखते हैं, पिता पूज्य हमारे मगर माँ से प्यारा नाम नहीं, माँ के चरणों से प्रिय मुझको चारों धाम नहीं। क्या बात है सर। माँ से अच्छा ईश्वर का होता कोई पैगाम नहीं, माँ की महिमा कह सके ऐसी कलाम नहीं। पूज्य पिता हमारे मगर माँ से प्यारा नाम नहीं, माँ का दिल दुखाया तो होता अच्छा अंजाम नहीं, माँ के चरण छुए बिना होता पूरा प्रणाम नहीं। पिता पूज्य हमारे मगर माँ से प्यारा नाम नहीं। बहुत सुंदर। तो ये माँ पे आपने लिखा है, इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि और भी कुछ आपने इसमें, मातृभाषा, मातृभूमि, मातृशक्ति। तो इसमें जो माँ एक प्रभुत्व कैरेक्टर है जी। तो इसलिए माँ, मातृभाषा, मातृभूमि और मातृशक्ति सभी में माँ है, मातृ है, माँ है, इसलिए इसका नाम माँ से प्यारा नाम नहीं रखा। बाकी ये कविताओं का गुलदस्ता है, इसमें भांति भांति के कविता रूपी गुल आपको मिलेंगे और उन गुलों की खुशबू से जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अपने आप को प्रभावित और आनंदित महसूस सर। पर मेरा एक प्रश्न आपसे ये है टेकम सर कि आप फाइनेंस के काम में हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इतने बड़े पोस्ट पे, ओहदे पे हैं आपको समय कब मिलता होगा? देखिए, हमारे जीवन के अनुभव हम सब के साथ में होते हैं जी, और उनको अभिव्यक्त करने की जो कला है, शैली है, वो प्रकृति प्रदत्त है, वो ईश्वर की दी हुई है जी। और कोई भी अपनी जो रुचि है वह उस व्यक्ति को आनंद देती है और उस आनंद के लिए, उस अभिरुचि के लिए वह समय निकालता ही है। क्या बात है। किसी को यदि ये रुचि है, किसी को खेलने की रुचि है जी, तो वह अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालता है। जी, जी। किसी को गायन का शौक है तो वो गाने के लिए भी आधा घंटा निकालता है। किसी को पढ़ने का शौक है तो वो उसके लिए भी समय निकालता है जी। तो चूंकि पढ़ना और लिखना मेरी अभिरुचि है, वह मुझे आनंद देता है, तो मैं ड्यूटी और परिवार के काम के अलावा जब भी मुझे समय होता है मैं अध्ययन करता हूँ और लेखन का कार्य करता हूँ। और अभी वर्तमान में मैं भले ही वित्त विभाग में हूँ, इसके अलावा फील्ड में मैं एसडीएम के रूप में 10 जिलों में एडीएम के रूप में मैं काम कर चुका हूँ। कलेक्टर भी रहे हैं। 3 जिलों में ऑफिसेटिंग कलेक्टर था और अभी रिसेंटली मैं भीलवाड़ा के जो शाहपुरा है, जो नया जिला बना, शाहपुरा में कलेक्टर भी रहा। तो ड्यूटी के काम के अलावा जो समय होता है वो मेरा अध्ययन, मनन और लेखन में ही निकलता है। मैंने राजस्थान धरोहर प्राधिकरण में
CEO के रूप में काम किया। उसमें मैं लंबे लंबे टूर किए, 5 साल में 3 लाख किलोमीटर की मैंने यात्रा की। 5 साल में 3 लाख? यस। क्या बात है सर। तो उस दौरान जब सफ़र में हो रहे होते हैं तो हम अध्ययन मनन और लेखन का कार्य करते हैं। तो जब भी मुझे समय मिलता है मैं केवल चिंतन मनन और लेखन का कार्य करता हूँ। ये मेरी हॉबी है। तो जब कभी भी मैं कुछ न कुछ पल चुरा लेता हूँ। क्या बात है सर। आपको तकरीबन मैं अगर लगाऊं 1994 से 93 से पकड़ लूँ तो तकरीबन 31 या 32 वर्ष हो गए हैं कार्य करते करते। और चूँकि आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, लोक सेवा की है आपने, एक IAS तक आप एक जो प्रभाव होता है समाज के ऊपर बहुत बड़ा होता है किसी भी IAS का। तो आपके जीवन काल में ऐसा कोई क्षण आपके नौकरी के दौरान, आपके कार्य के दौरान, जिसने आपको बहुत ज़्यादा आनंदित किया हो और जो आपके जहन में आज भी हो, जिसको देख करके, जिसको आप कभी सोचते हो, आपको लगता हो कि ये काम तो मैंने कैसे कर पाया? नहीं, मेरे जीवन का अगर मैं कहूँ कि सबसे अधिक सेवा काल रहा तो वह रहा राजस्थान धरोहर प्राधिकरण में CO के पद पर काम करते जी, हैं। जी। उस प्राधिकरण में राजस्थान की जो गौरवशाली विरासत है जी। अब विरासत से तात्पर्य गढ़ किले हवेलियां ही नहीं है जी। धरोहर हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी, हमारी आध्यात्मिक धरोहर भी है, आर्थिक धरोहर भी है, हमारी आर्थिक धरोहर भी है। तो हमारी इस विरासत को एक दृश्य रूप में, एक टेंजिबल फॉर्म में प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से म्यूजियम्स, मेमोरियल्स, पैनोरमाज बनाए गए। जी। तो उस दौरान मैंने महापुरुषों के जीवन को पढ़ा, उनका अध्ययन किया जी। और उनसे खुद ने प्रेरणा ली और उनके जीवन को आम जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए हमने स्मारक बनाए। और वहाँ उन स्मारकों में उनके पूरे जीवन की जो गाथा है, उनके जीवन के जो प्रेरणादायक प्रसंग है, उनको विविध तरीकों से हमने वहाँ डिस्प्ले किया, उनकी पूरी हिस्ट्री को लिखा। तो वो जीवन में सबसे अधिक सुकून देने वाला विषय है। और आज जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूँ तो मुझे खुद को यकीन नहीं होता कि क्या ये मैं काम कर सकता था, क्या ये मैंने किए हैं क्या। और इसकी बदौलत मुझे मानद डॉक्टरेट का अवार्ड भी मिला है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे अधिक सुकून देने लायक वो कार्य है जो हमें जड़ों से जोड़ता है, हमारी मातृभूमि से जोड़ता है। मातृभूमि के प्रति जो फर्ज अदा करने का जो सुकून है, वो सुकून मुझे मिलता है। देखिए सर, प्रशासनिक सेवा में जाने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर सेवा का भाव है। और वो परीक्षा चाहे राज्य स्तरीय हो, चाहे वो देश स्तरीय हो, उसमें अपने आप में स्थान पाना, उसको पास करना, उसके इंटरव्यू को पास करना, ये इंगित करता है इस बात के कि आपके अंदर एक नैतिकता है, आपके अंदर एक लीडरशिप का स्किल है, आपके अंदर एक विवेक है, आपके अंदर ज्ञान है, आप में इंटेलिजेंस है और आपके अंदर धैर्य है। तो ये जो चीज़ें हैं जिसने शायद आपको प्रभावित किया है, जिसने शायद आपको यहाँ तक ले जाने की वो आप लेकर के आए हैं सर। ये जो इस दौरान जो आप किताबें लिखते रहे, जैसे मैं एक किताब देख रहा हूँ कि मेरा गुलमोहर हुआ, इसमें जब मैं आपका नाम देखता हूँ, जैसे मैंने पहले आपसे पूछा था कि टीकम अंजाना, आप सब हटा देते हैं, ना आप IAS हैं, ना आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ना कुछ नहीं है, आप सिर्फ टीकम अंजाना हैं। तो ये जो तखल्लुस है, जो पेन नेम है अंजाना, ये कैसे चुना आपने? देखिए, आमतौर पे अंजाना का अर्थ होता है जिसको कोई नहीं जानता। और आप जैसे व्यक्ति जो कि इतनी समाज से जिसका संपर्क है, लोक सेवा में लगा हुआ है, हाँ। अधिकारी है, तो वो अपने आप को अंजाना कैसे अक्सर उसका अर्थ यही निकालते हैं कि जिसको कोई नहीं जानता। और मुझे कई मेरे मित्र कहते हैं, बोले तुझे तो जानते हैं, तू तो अनजाना कैसे होता। तो मेरा इसमें ये कहना है कि दुनिया मुझे जानती है या नहीं जानती है, लेकिन अभी तक तो मैं अपने आप को नहीं जान पाया हूँ। क्या जो भी पाया जग से पाया, ये नाम, ये कपड़े, ये ओहदा, ये सब कुछ तो दुनिया से मिला है जी। कि जो भी पाया जग से पाया जी, सिर्फ सबक ही अपना माना। जो मुझे क्या मिला, जग से पाया, सिर्फ सबक ही अपना माना। जो तजुर्बा है, जो ठोकरे खा करके जो अनुभव लिए ना, वो मेरे अपने हैं। बाकी ये जो नाम टीकम है, माता पिता का दिया हुआ है जी, ओहदा है, सरकार का दिया हुआ है, ये कपड़े इसी दुनिया से लिए हुए हैं, ये शूज़ हैं इसी दुनिया से लिए हुए हैं। तो फिर मेरा क्या है? मेरा तो केवल तजुर्बा है। जो भी पाया जग से पाया, सिर्फ सबक ही अपना माना। चंद दूर चला हूँ मैं, अभी बहुत दूर है जाना। बहुत सुंदर सर। चंद कदम चला हूँ मैं, अभी बहुत दूर है जाना। और जितना मैंने जग से जाना, मैं उतना ही अनजाना। यानी कि जो जो मैं जानने लगता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे तो अभी ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता है,
दुनिया की क्या बात करूं, मैं अभी खुद से हूं अनजाना। तो जब मैं अपने आप को नहीं जान पाया हूं अभी तक, तो अपने आप को जब मैं नहीं जान पाया हूं पूरी तरह से, तो इसीलिए मेरा नाम अनजाना है। तो मैं अपने आप को जब जान लूंगा तब मैं जाना पहचाना होऊंगा। इसलिए जब मैं दुनिया की बात नहीं करता कि मैं ये जानता हूं या दुनिया मुझे जानती है, मेरी खोज है कि अंततः मैं अपने आप को जान लूं कि मैं क्या हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसलिए अनजाना हूं। सर, एक प्रशासनिक अधिकारी समाज का हो जाता है, राज्य का हो जाता है, देश का हो जाता है, एक लेखक अपने पाठकों का हो जाता है। बावजूद इनके आप एक पिता भी हैं, आप एक पति भी हैं। आपके परिवार में कौन कौन है? देखिए, हर व्यक्ति के पीछे अगर कोई सफलता मिलती है उसको, तो परिवार का सपोर्ट मिलता ही है जी। परिवारजनों के सपोर्ट के बगैर कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। और मैं इस बात को कन्फेस भी करता हूँ कि कई बार लेखन के लिए या साहित्यिक कार्यक्रमों के लिए, किताबें निकालने के लिए हमने परिवार का जो समय था वो भी हमने उनका कम किया, और परिवार के सपोर्ट के बगैर ये संभव ही नहीं था। और परिवार की वजह से ही हम जो कुछ भी हैं अच्छा कर पाते हैं। चाहे मैं बात करूं कि हम चाहे कोई भी दायित्व निभा रहे हों, चाहे कोई व्यक्ति डॉक्टर के रूप में कोई काम कर रहा है, कोई एडवोकेट के रूप में काम कर रहा है, कोई प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम कर रहा है, या कोई दूरदर्शन पर एंकरिंग के रूप में काम कर रहा है, तो यदि व्यक्ति घर से संतुष्ट होता है, घर का मोरल सपोर्ट होता है, तभी वो व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से कर पाता है। तो इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि साहित्य लेखन के लिए भी परिवार वालों ने मुझे सपोर्ट किया, और उन्हीं की वजह से ही मैं लेखन का कार्य भी कर पा रहा हूँ, और उन्हीं की वजह से मैं अपना जो शासकीय दायित्व है उसको भी ठीक से निभा पा रहा हूँ। एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। हमारे जहन में आईएएस को लेकर के एक इमेज होती है कि बहुत ही कड़क अफसर होते हैं, तो घर में कभी कभार आपको भी डांट वांट पड़ जाती है मैडम से? देखिए कि प्रशासनिक अधिकारी अलग अलग तरीके के होते हैं। यदि मैं अपनी बात करूं तो यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी लेखक भी है जी, और ख़ास तौर से वो कवि है जी, तो मान के चलिए कि वह तुलनात्मक दृष्टि से अधिक वो संवेदनशील है। क्या बात है। वह भावनाओं को समझता है, और अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करते समय भी वह हमेशा सतर्क रहता है कि मेरी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए मैं ऐसे शब्दों का चयन करूं जो किसी को हर्ट नहीं करे। क्या बात, बहुत सुंदर सर। मैं चलते चलते सर आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, और ये मैं मतलब आपके ज़रिए मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को एक कोई संदेश, आपका जीवन खुद बहुत प्रेरणादायी रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से यही आग्रह करूँगा कि जीवन में यदि हमें कुछ करना है जी, और उसके लिए किसी ने चुनौती अगर दे दी है, तो उसको पलट के कभी जवाब नहीं दीजिए। उस चुनौती को एक आग बना करके अपने भीतर जलाते रहिए। मुझे भी बहुत चुनौतियां मिली जब मैं अकाल राहत में श्रमिक के रूप में काम करता था। एक ग्राम सेवक जी आकर जब वहाँ फर्जी हाजिरियों को लेकर जब मैं पेपर बना रहा था, कंप्लेंट लिख रहा था, उन्होंने वो पेपर फाड़ा और उन्होंने मुझे एक थप्पड़ रसीद की और कहा कि तू कौन सा कलेक्टर है। हमने उनको जवाब नहीं दिया। उस समय मेरी उम्र करीब 18 साल के आसपास रही होगी, लेकिन जब उसने मेरे गाल पे थप्पड़ रसीद की तो हमने उसको चैलेंज कर लिया कि ये कह रहा है, आज इसने थप्पड़ मारी, हम इसके फिजिकली थप्पड़ मारने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इसके थप्पड़ मारने की पोजीशन पे आ जाए। क्या बात है। तो हमने जीवन का एक ध्येय बनाया कि चलो चुनौती करें स्वीकार, चलो चुनौती करें स्वीकार, जब तक नहीं पाए मंजिल तब तक नहीं माने हार, चलो चुनौती करें स्वीकार। बहुत सुंदर सर। देखिए, ऐसे ही चुनौतियों को स्वीकार करके महात्मा गांधी बना जाता है, BR अम्बेडकर बना जाता है, और ऐसे ही चुनौती को स्वीकार करके आप टीकम चंद जी बोहरा साहब एक प्रशासनिक अधिकारी बने। आप भी उनके जीवन से सीखें, मैं भी उनके जीवन से सीखूंगा ज़रूर, और उन चुनौतियों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। टीकम सर, आप हमारे प्रोग्राम में पधारे, आपसे बहुत सारी बातें की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बातचीत पसंद आई होगी, और हमारे प्रोग्राम में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ
रूबरू होने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, और आशा करता हूँ कि यही स्नेह और यही अनुराग बना रहेगा। जी सर, जी शुक्रिया, नमस्कार। आप सुन रहे थे हमारी बातचीत श्री टीकम चंद जी बोहरा साहब से, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। उनके जीवन के बारे में जाना हमने, उनके कार्य के बारे में जाना, उनसे उनकी क्रिएटिविटी के बारे में जाना और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जाना। ये हमारा प्रोग्राम समाप्त करते हैं। अगली बार हम फिर किसी आपसे मुलाकात करेंगे, फिर ऐसे ही कोई चर्चित व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।